के एक देहात में चिनप्पा अपनी बीवी रमा के साथ रहता था। दोनों देहात के एक ज़रात में मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। रमा और चिनप्पा के एक फर्जंद और एक दुख्तर थी। वो लोग अपने बच्चों को तालीम और तरबियत देकर नेक इंसान बनाना चाहते थे, लेकिन अचानक से चिनप्पा की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत बीमार हो गया। अब रमा को ज़रात में मजदूरी भी तन्हा करनी पड़ती, अपने बच्चों का ख्याल भी रखना पड़ता था और अपने बीमार शौहर का भी। उसके हालात बहुत ही बदतर हो गए थे। एक रोज चिनप्पा की तीमारदारी के लिए उसके भाईजान मोहन आए। भाईजान, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। आपने किसी काबिल हकीम को दिखाया कि नहीं? दिखाया भाईजान, लेकिन कोई सलाहियत नहीं मिल रही। मैं दरगाह आपके नाम से खुदा से इल्तिजा दुआ फरियाद करूंगा आपकी सलामती के लिए। शुक्रिया भाईजान। भाभी जान, आप पे तो मुसीबतों का पहाड़ सा आ गया है ना? हाँ भाईजान, लेकिन हालात से शिकस्त कैसे हो जाऊं? भाभी जान, मैं एक इडली की दुकान डाल रहा हूँ। क्या आप वहाँ इडली फराहम करना चाहेंगी, जिससे आपको बेइंतहा पैसे मिलेंगे और आपके घर के हालात भी सुधर जाएंगे? मुझे जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों तकसीम कर लिया करेंगे। हाँ ठीक है भाईजान। और दूसरे दिन से रमा मोहन की दुकान में इडली बनाने लगी। देहात के आवाम को रमा की बनाई इडली बेइंतहा पसंद आती। देखते ही देखते रमा की बनाई हुई इडली मशहूर हो गई। दुकान में रोज लोगों की मजलिस होने लगी। दोनों रमा और मोहन बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। कमाए हुए दौलत से रमा ने चिनप्पा का बेहतरीन इलाज कराया और चंद दिनों में ही चिनप्पा फिर से सेहतयाब हो गया। अब 2 महीने गुजर गए। रमा और मोहन की दुकान में खरीदारों की मजलिस लगी रहती थी और आज रमा तसव्वुर करने लगी, ये इतनी सारी मजलिस मेरी इडली की वजह से ही तो है, तो मेरा मुनाफे पर ज्यादा हक हुआ। मोहन तो सिर्फ सामान मुहैया कराता है और खरीदारों को इडली बांध कर देता है, तो उसे बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए। शाम के वक्त जब दोनों हिस्सेदारी कर रहे थे, तो मोहन भाईजान, सारी इडलियां मैं ही तो बनाती हूँ। अगर मेरी इडली इतनी लजीज ना होती तो आपको इतना मुनाफा नहीं होता। वो तो है भाभी जान, आपकी इडलियां बहुत ही बेहतरीन और लज्जतदार होती हैं। तो इस वजह से मेरा मुनाफे पर ज्यादा हक होना चाहिए। लेकिन भाभी जान, ये सरासर गलत है। मैं भी दिन भर मेहनत मशक्कत करता हूँ, तब जाकर इतना कमाते हैं। मतलब हम दोनों बरहक मेहनत करते हैं, इसलिए मुनाफे पर हम दोनों का बराबर का हक हुआ। नहीं नहीं भाईजान, आप सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो कल से आप कोई और इडली वाली दरियाफ्त कर लीजिए। रमा मोहन से बहस करके अपने घर चली गई और दूसरे दिन से देहात में 2 इडली की दुकानें लगने लगी। एक रमा की, जहां वो खुद ही इडली बना रही थी और खुद ही फरोख्त कर रही थी, और एक मोहन की, जहां एक दूसरी खवातीन इडली बना रही थी। रमा की नई दुकान देखकर सारे देहात की आवाम उसकी दुकान की ओर चले गए, लेकिन रमा तन्हा थी। वो इतनी सारी आवाम को संभाल नहीं पा रही थी। आखिर थक हार कर सारी आवाम मोहन की दुकान पर वापस आए, जहां मोहन सभी खरीदारों को अच्छे से इडलियां तकसीम कर रहा था। ये सिलसिला रोज चलता रहा और देखते ही देखते देहात की आवाम इडली लेने मोहन की दुकान पर ही जाया करते। अब रमा तन्हा अपनी दुकान पर खड़े अफसोस कर रही थी। मैंने क्या कर दिया?
मैंने तफद्दुक किया था कि इडली बनाना ही सब कुछ था, लेकिन नहीं, मोहन का खरीदारों को संभालना भी बहुत जरूरी था। कम से कम जब मैं मोहन के साथ थी मुझे अच्छी रकम मिल जाती थी, लेकिन अब मेरी इडली को कोई घास भी नहीं डालता। रमा को अपनी इडली पर नाज था जो अब तकब्बुर हो चुका था। इसीलिए कहते हैं कि तकब्बुर एक शीशे की तरह होता है जो जरूर खम होता है। चारुलता के बड़े फर्जंद की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। अब उसने अपने छोटे फर्जंद अरुण की शादी गुंजन से करवा दी। शादी के बाद गुंजन देवरानी बनकर उसके घर आई और मंजुला उसकी जेठानी बन गई। मंजुला बहुत खुदगर्ज थी। वो अपनी देवरानी के आसान मिजाज का फायदा उठाकर उसे सारे काम करवाने लगी और खुद मुख्तारी करने लगी। गुंजन, मेरी दोस्त बहुत अलील हालत में है, मैं उसकी तीमारदारी के लिए जा रही हूँ, सारा काम खैर से कर लेना। ठीक है भाभी जान, आप फिक्र ना करें, मैं सारा काम खैर से कर लूंगी। मंजुला घर में अज़द बनाकर सहेलियों के पास जाने लगी, जहाँ पर अपनी दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेलती। ये रही मेरी 200 की शर्ट। अरे वाह, मैं जीत गई। अरे वाह मंजुला, आज तो तू सारी बाजी जीत गई, तू तो माहिर खिलाड़ी हो गई है। रोज रोज मंजुला के ताश खेलने से मंजुला को ताश की लत लग गई थी और वो घर पर अपने शौहर की जेब से पैसे चुराकर ताश खेलने लगी। उधर देवरानी गुंजन खामोशी से तन्हा घर का सारा काम करती। बहू, घर का सारा काम तो सिर्फ तुम ही करती दिखती हो, अब मंजुला नजर नहीं आती। अम्मी, भाभी जान रोज रूहानी गुफ्तगू में जाती हैं। आहिस्ते आहिस्ते मंजुला ताश में पैसे हारने लगी। ओह, मैं फिर से हार गई। अगली बाजी शुरू करो, इस बार मैं यकीनन जीतूंगी। मंजुला, अब तुझ पर 5000 कर्ज हो चुके हैं। जब तक तू कर्ज अदा नहीं करेगी तब तक हम तुझे नहीं खिलाएंगे। हाँ, हरगिज नहीं खिलाएंगे। सहेलियों की बातों से मंजुला मुसीबत ज़दा हो गई। जब तक वो कर्ज अदा नहीं करेगी तब तक कोई उसके साथ नहीं खेलेगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन मंजुला ने अपनी सास चारुलता के गले में एक नई सोने की चेन देखी। अगर मैं माँ जी की ये चेन चुरा लूं, तो इसे गिरवी रखकर कम से कम 10 से 15 ताश की बाजी खेल सकती हूँ और फिर पैसे जीतकर ये सोने की चेन छुड़ा लूंगी। हाँ, ये सही तरीका है। उसी शब चारुलता के सोते ही मंजुला ने अपनी सास के गले की चेन उतार ली और दूसरे दिन फिर बहाना बनाकर अपनी सहेली के घर चली गई। गुंजन, अगर अम्मी जान पूछे तो कहना मैं रूहानी गुफ्तगू में गई हूँ। मंजुला ने सास की सोने की चेन सहेलियों के पास गिरवी रखकर फिर से ताश खेलना शुरू किया और बहुत इंतहाई शर्त खेलने के बाद भी वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। ऐ खुदा, मैं ये सोने की चेन भी हार गई, अब मैं क्या करूं? मंजुला, अब ये सोने की चेन मेरी हो गई और तुझे और खेलना है तो और पैसे लाने पड़ेंगे। मंजुला कश्मकश में पड़ गई। अब वो पैसे कहाँ से लाएगी? उधर घर पर चारुलता ने अपने गले की सोने की चेन गायब देखी तो उसने सबको इत्तला कर दी और ज़ारों कतार अश्क बहाने लगी। मेरी सोने की चेन कहाँ गुम हो गई? कल तक तो मेरे गले में थी। अम्मी जान, चेन मिल जाएगी, आप फिक्र ना करें। इधर मंजुला की ताश खेलने की लत उसे परेशान कर रही थी। एक बार कहीं से पैसे मिल जाएं तो मैं फिर से ताश खेल सकूंगी। मंजुला ने इस बार अपनी सास चारुलता की तिजोरी से पैसे चुराने का मंसूबा बनाया। तिजोरी की चाबी माजी ने गुंजन को दी है। अगर मैं वो चाबी चुरा कर पैसे निकाल लूं, तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मंजुला ने शब में गुंजन के कमरे से चाबी चुराकर उसमें से पैसे चुरा लिए, लेकिन इस बार गुंजन ने पकड़ लिया। भाभी जान, आप तिजोरी में से पैसे चुरा रही हैं? उसी वक्त चारुलता आ गई। सास को सामने देख
मंजुला ने सारा इल्जाम गुंजन पर लगा दिया। देखिए अम्मी जान, आपकी छोटी बहू चोर है। वो आपकी तिजोरी से पैसे चुरा रही थी। अलबत्ता सोने की चेन भी इसी ने चुराई होगी। चारुलता को गुंजन पर बहुत रश आया और उन्होंने गुंजन को अपने वालिदैन के घर रवाना किया। तकलीफ ज़दा गुंजन बिना कुछ कहे चली गई। चंद अरसे बीत गए, लेकिन मंजुला की ताश खेलने की तलब बढ़ती गई। गुंजन चली गई, अब मैं सहेली के घर कैसे जा पाऊंगी? अपनी लत के लिए बेबस होकर मंजुला ने अपनी सास की चाय में नींद की दवा मिला दी। चाय पीते ही उसकी सास सो गई। फिर मंजुला चुपके से उसके सोने के जेवरात लेकर सहेली के घर चली गई। अरे वाह मंजुला, इस बार तक कंगन लाई है, माहिर खिलाड़ी। मंजुला ने फिर से खेलना शुरू किया। उसने जैसे ही पहली बाजी में जेवर दांव पर लगाए, उसकी सास और देवरानी गुंजन वहाँ आ गए। अम्मी जान, गुंजन, आप दोनों? चारुलता ने मंजुला को गवाहों के मद्देनजर पकड़ लिया और उसकी ताश खेलने की लत को सबके सामने बयां किया। मंजुला बहू, मुझे तुम पर बहुत दिनों से शक था, लेकिन जब तुमने छोटी बहू पर इल्जाम लगाया तब मेरा शक यकीन में बदल गया। भाभी जान, आपने रूहानी गुफ्तगू के नाम पर फरेब किया और घर में चोरी करके सबको तकलीफ दी है। तुम्हारे ताश की लत और जीतने के जुनून की वजह से तुम मेरे कंगन और चेन दोनों गंवा चुकी हो। वो तुम्हारे हिस्से के जेवर थे। अब मेरे बाकी जेवरात पर छोटी बहू का हक है। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी जान, आज के बाद मैं ऐसा कतई नहीं करूंगी। हर ताश खेलने वाले को लगता है कि वो बहुत सारा पैसा जीतेगा, लेकिन अगर एक बार ताश की लत लग जाए तो गारत कर देती है। किसी भी शय की लत या नशा इंसान को तबाही करता है, इसीलिए इससे दूर ही रहना चाहिए।